हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी जो व्यवसाय अध्ययन की किताब है उसका पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। यानी कि आप में से जितने लोग भी हैं उन्होंने ये सब्जेक्ट कभी पहले नहीं पढ़ा होगा, है ना। क्योंकि कक्षा 11 में जब हम पहली बार जा रहे होते हैं तो कॉमर्स हमारी एक नई स्ट्रीम आ रही होती है। कुछ लोग साइंस साइड से चले आते हैं, कुछ लोग कॉमर्स में चले आते हैं, कुछ लोग आर्ट साइड चले आते हैं और कुछ लोग टेक्निकल साइड में वोकेशनल ट्रेनिंग या जो आपका पॉलिटेक्निक है या ITI है इस तरह का काम भी करने की तरफ चले जाते हैं। तो व्यवसाय अध्ययन, है ना, मतलब व्यवसाय क्या होता है इसको अध्ययन करना, इतना आसान नाम है इसका। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बिजनेस स्टडीज। ठीक, अब पहले चैप्टर में हमें कुछ बात करनी है। बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, इन सब की बात करेंगे। कॉमर्स तो आपकी स्ट्रीम ही बोली जाती है, वाणिज्य हिंदी में बोलते हैं हम उसको। तो उसका क्या मतलब होता है वो समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा तो आइडिया अपने को होता ही है कि बिजनेस क्या होता है। ठीक है, तो वहीं से एक बात करना स्टार्ट करते हैं कि देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो किताब में भी ऐसे कुछ दे रखा है कि पूछा गया बिजनेस क्या होता है तो बोला गया कि सबसे ज्यादा पैसा कमाना है अगर आपको तो आप बिजनेस करिए। आज इंडिया में देखिए या पूरे वर्ल्ड में देखिए, जो सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं सारे के सारे बिजनेसमैन हैं। ठीक, तो एक तो ये इंप्रेशन बनता है कि सबसे ज्यादा पैसा कमाना है अगर आपको तो बिजनेस कर लो। लेकिन बिजनेस का क्या सिर्फ यही मतलब है? मतलब क्या होता है बिजनेस, क्यों होता है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, क्या में पैसा तो निश्चित रूप से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, क्योंकि पैसा कमाने के उद्देश्य से ही मुख्यतः व्यवसाय किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है कि आप पैसा कमाओगे, लेकिन कोई आपको पैसे क्यों देगा? आप ये सोचिए, आप उसकी कोई चोरी डकैती तो कर नहीं रहे, यानी बैंक तो लूट नहीं ली जा करके। तो कोई आपको पैसे तब देगा जब आप उसको कुछ और दोगे। तो आप उसको क्या दोगे? तो देखिए, मूलभूत रूप से फंडामेंटल लेवल पर हर इंसान की बहुत सारी जरूरतें हैं जिसके लिए उसको बहुत सारी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। जैसे मुझे अभी पढ़ाना है तो मुझे मार्कर की जरूरत है, मुझे इस बोर्ड की जरूरत है, लाइट्स की जरूरत है, कैमरे की जरूरत है, पंखे की जरूरत है, नहीं तो मैं गर्मी में पिघल जाऊंगा, है ना। तो ये सारी चीजों की जरूरत है, यानी कि मुझे बहुत सारी वस्तुओं की जरूरत है। लेकिन साथ ही बहुत सारी सेवाओं की जरूरत है। सेवाएं समझते हैं? सेवाओं में जैसे मान लीजिए मुझे अपने छुट्टियों में घर की, जब स्कूल में छुट्टियां हो गई तो मुझे अपने नानी के घर जाना है, तो फिर मैं बस से जा रहा हूँ या ट्रेन से जा रहा हूँ। तो मैंने ट्रेन खरीदी नहीं, ट्रेन से उस यात्रा को खरीदा। ठीक है, तो वो एक सर्विस है। मैं आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ मान लीजिए, तो वो जो बात करने वाली बात है वो भी एक सर्विस है। मैं बैंक जा रहा हूँ तो बैंक में मेरे पैसे रखे जा रहे हैं, फिर वहां से वो मुझे वापस एक रिटर्न दे रहे हैं, तो वो भी एक सर्विस है। इस तरह की सेवाओं और वस्तुओं की बहुत सारी चीजों की मुझे आवश्यकता पड़ती है। और देखिए, एक इंसान, इकोनॉमिक्स तो मैंने पढ़ाया है, अर्थशास्त्र में उन बच्चों को पता होगा, अगर आप इनसे भी अर्थशास्त्र तो आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया लग चुका होगा। होता क्या है कि एक इंसान सारी चीजें बना नहीं सकता। क्या कर सकता है? सारी चीजें नहीं बना सकता। मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे शर्ट भी तो चाहिए यार, है ना। बाकी सारी चीजें जो मैंने भी गिनाई मुझे वो भी चाहिए, फिर मुझे सर्विसेज भी बहुत सारी चाहिए। मुझे रेस्टोरेंट में आकर के खाना खाना है। अब देखिए, खाना खाना तो भोजन जो है ना वो तो एक वस्तु हो गई, लेकिन साथ में अगर खाना तो मैं घर पे भी खा सकता हूँ, बट जब रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ तो अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट्स हैं। तो कहीं एक रेस्टोरेंट में चाय 5 रुपए की मिल रही है, कहीं 10 रुपए की मिल रही है, और कहीं पर 100 रुपए की मिल रही है। तो वो जो आसपास का वातावरण उसको सर्विस की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इसमें एक केस हुआ था, मैंने पहले बताया भी था। अपने एक एक्टर है, मैं नाम भूल रहा हूँ, शौर्य, एक मूवी आई थी, काफी अच्छी मूवी थी, उसमें के मेनन साथ थे और दूसरे थे। और वो रग्बी, इंडिया में जो रग्बी टीम होती है, रग्बी क्या होता है बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा। कमेंट बॉक्स में लेकर बताइए कितने लोग जानते हैं। तो वो रग्बी टीम के कैप्टन थे, इंडियन रग्बी टीम के, और अभी एक्टर भी हैं, राहुल बोस, सॉरी याद आ गया नाम। तो राहुल बोस एक होटल में जाते हैं और वहां पर खाना खाते हैं, और खाना खाने वास्ते जिम जा रहे होते हैं। तो जिम के टाइम पर वो 2 केले मंगाते हैं। तो केले का जो बिल था वो कुछ 400 450 रुपए के आसपास का था, 442 ऐसा कुछ। तो उन्होंने उस पर ट्वीट कर दिया कि देखो 2 केले 442 रुपए के कैसे हो सकते हैं। तो इस पर बवाल मच गया। इनकम टैक्स जो होता है अपने डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डायरेक्टली नहीं था बट कॉर्पोरेट टैक्सेस को देखने वाले और जो होटल्स के ऊपर निगरानी रखने वाले डिपार्टमेंट्स थे, उसमें बवाल मच गया थोड़ा सा कि यार इतना महंगा कैसे केले बेच सकते हैं, इस पर तो जीएसटी भी नहीं लगता है, 0% लगता है, और उन्होंने इस पर जीएसटी वगैरह भी लगाया हुआ था, सर्विस चार्ज भी लगाया हुआ था। तो बात ये बोली गई, जो होटल एसोसिएशन इंडिया की, उन्होंने बोला कि देखो यार ऐसी बात है कि आप 2 केले दुकान से खरीदोगे तो आप वस्तु खरीद रहे हो, लेकिन आप एक होटल में खरीद रहे हो तो आप एक एक्सपीरियंस ले रहे हो, और वो एक्सपीरियंस एक तरह की सर्विस है। तो ये सारी चीजें क्या समझ में आ गई आपको कि कुछ वस्तुओं की भी हमें जरूरत होती है, कुछ सेवाओं की भी जरूरत होती है। तो इससे हमें समझ में आता है कि हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको हम लोगों ने वस्तुओं में और सेवाओं में तोड़ रखा है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन मुझे शर्ट बनाना नहीं आता, बाकी की सारी जो भी मैंने बताई मुझे वस्तुओं की आवश्यकता है वो सब मैं नहीं कर सकता।
तो अब आवश्यकता जो मेरी है वो कैसे पूरी होगी? मुझे सामान खरीदना पड़ेगा, लेकिन सामान खरीदने से पहले उसको बनाना पड़ेगा। तो जो बनाना पड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं उत्पादन, और जो खरीदने के लिए कोई बेचेगा पहले तो उसको बोल देते हैं विक्रय। इन दोनों को ही व्यवसाय नहीं बोलते, व्यवसाय इनसे संबंधित है। कोई उत्पादन कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो व्यवसाय कर रहा है, कोई किसी सामान को बेच रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो व्यवसाय कर रहा है। ठीक, तो इन दोनों से किससे संबंधित होता है व्यवसाय? हमारा इन दोनों चीजों से संबंधित होता है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये व्यवसाय की आवश्यकता क्या है, क्यों आया व्यवसाय। व्यवसाय ऐसे कोई नेचुरल चीज है क्या? तो वास्तव में काफी हद तक नेचुरल है, क्योंकि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें किसी ना दूसरे से कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा, और खरीद तब पाएंगे जब वो बनाई गई होगी। ठीक है, तो यहीं से आ जाता है व्यवसाय का जन्म हो जाता है। व्यवसाय करने से क्या क्या होता है? व्यवसाय क्या है ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं, क्या क्या होता है। पैसा कमाने वाली बात तो निश्चित रूप से ठीक है। आज दुनिया में आप सारे जो सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग देखेंगे, चाहे आप जेफ बेजोस को देख लीजिए, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर थे बिल गेट्स उनको देख लीजिए, उसके बाद से कुछ एक वॉरेन बफेट है, वो बिजनेस में डायरेक्टली बोला जा सकता है क्योंकि बहुत कई कंपनीज में शेयर्स हैं, तो बहुत सारे बिजनेस के वो मालिक हैं। इंडिया में मुकेश अंबानी है जो सबसे ज्यादा पैसे वाले इंसान है। तो सारे ही जगह पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग तो वो लोग बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन पैसा कमाना एक आउटकम है, आउटकम समझ जाए, एक बाई प्रोडक्ट है। किस चीज का बाई प्रोडक्ट है? क्योंकि आप लोगों की आवश्यकताएं जब पूरा कर रहे हो तो उसके बदले आपको पैसा दे रहे हो। ऐसा नहीं कि आप चोरी डकैती कर ले रहे हो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? उनको कुछ ऐसी वस्तुएं दे रहे हो, कुछ सेवाएं दे रहे हो जिसकी उनको जरूरत है। अब यहां पर एक थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है, समझिएगा। कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं उनको? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ये देखिए साइड की चीजें ना, जब आप इन सबको कनेक्ट करके पढ़ोगे तब आपको मजा आएगा। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में क्या हो जाता है, दो ब्रांड्स हैं बहुत बड़े हैं, कोका कोला है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, फैंटा है, कोक है, बहुत सारी चीजें आती हैं। ऐसे ही एक पेप्सिको है जिसमें पेप्सी और बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स आया करते हैं। तो अब ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है ना, ये वास्तव में इंसान की कोई नीड नहीं है, हमारी आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसा बता दिया गया कि ये पियोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। कई बार ऐसा दिखाते हैं कि बहुत कूल लोग जो हैं या बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स आपको इन सारी चीजों का ऐड करते हुए मिल जाएंगे, फिल्म स्टार्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सिगरेट का एग्जांपल तो बहुत ही स्पेशली दिया जा सकता है। सिगरेट से आप ये समझ लीजिए कि कैंसर होगा ही होगा, आप ये मान करके चलिए। ठीक है, तो सिगरेट जैसी चीज को भी हम लोगों ने कूल बना दिया, एक आवश्यकता बना दी। तो यहां पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी जो आवश्यकता नहीं है वो भी बिजनेस हमें कई बार आवश्यकता जैसा सिखा करके, हमारे टेस्ट और प्रेफरेंसेस को चेंज करके एक नई जबरदस्ती की नीड बना करके हमें सामान बेचता है पैसा कमाने के लिए। तो इस तरह की चीजें भी आती हैं। लेकिन आमतौर पर आप ये देखिए कि निश्चित रूप से आवश्यकताएं तो है ही, कुछ नई आवश्यकताएं बन गई, इस तरह की उनको लेकर के डिबेट की जा सकती है, वाद विवाद हो सकता है। लेकिन आप ये समझिए कि मुझे कपड़े पहनने की आवश्यकता है, पंखे की आवश्यकता है, तो ये सारी चीजें जो भी बना रहा होगा वो मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है और इसके बदले मैं उसको पैसे दे रहा हूं। ठीक है, तो पैसा कमाने बात तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो बिजनेस है ना, वो क्या लेकर के आता है? वो लेकर के आता है समृद्धि और विकास। बहुत सारे नेता हैं बोलते हैं विकास होगा, विकास लेकर के आएंगे। सब लोग क्यों बोलते हैं ऐसा? विकास और समृद्धि का मतलब क्या होता है? समृद्धि को हम लोग बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या हो गया कि कोई देश कितना ज्यादा आमतौर पर धनवान हो गया है। ठीक है, अब यहां पर ये धनवान बोलना पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल एक तरह की इंडेक्स होती है। इंडेक्स मतलब समझते हैं सूचकांक, क्योंकि वो बता रहा है कि स्थिति क्या चल रही है। तो एक इंडेक्स है महमूद उल हक, इसी तरह के एक इकोनॉमिस्ट थे, पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाया था, जिसको हम लोग बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। और ये तीन चीजें देखा करती है। तो देखिए सिर्फ धन नहीं देखती है, लेकिन तीन चीजें देखती है। अभी आपको तीनों चीजें समझ में आ जाएंगी। पहली चीज ये देखती है कि एक औसतन एक इंसान की आमदनी कितनी है। ठीक है, पैसे कितने हैं। उसके बाद से उसकी शिक्षा कितनी हुई। शिक्षा कितनी हुई का क्या मतलब हुआ कि उसने कितने साल वो स्कूल गया। और फिर तीसरी चीज जो इसमें देखी जाती है वो देखी जाती है कि उसका स्वास्थ्य कैसा है। तो स्वास्थ्य हम कैसे देख सकते हैं कि औसतन किसी देश में कितने समय तक लोग जीवित रहते हैं। तो औसत उम्र वहां पर एक बड़ा फैक्टर हो जाती है। तो अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने अर्थशास्त्र में पढ़ाया हुआ अभी है। तो यहां पर क्या हो जाती है, आपकी आय, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसकी बात की जाती है। और अभी ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा अच्छी तरह से यही एक ऐसी इंडेक्स है जो दुनिया भर के देशों का तुलना कर पाती है कि कौन से देश कितना अच्छा कर रहे हैं।
और इसमें बहुत सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, फिर डेनमार्क आ जाता है, थोड़ा सा साइड में बेल्जियम आ जाता है। ये सारे ऐसे कंट्रीज हैं, ऐसे देश हैं जहां पर इनकी हालत बहुत अच्छी चलती है। ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही एकदम अलग सदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो वहां पर भी काफी चीजें अच्छी हैं। तो ये मैं क्या बता रहा हूं कि अभी अगर हमें देशों की तुलना करनी है तो वहां पर इकोनॉमिक पावर बहुत बड़ा गेम रोल प्ले करता है। अब ऐसा नहीं है कि आपकी सेना बहुत बड़ी है, वो भी एक महत्व रखती है, और सेना भी आप बड़ी तब रख पाओगे जब आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी। क्या अच्छी होगी? अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, क्योंकि सेना को रखना बहुत खर्चे का काम होता है। भारत का जो अपना बजट है वो करीब करीब मान लीजिए 28 लाख करोड़ का है केंद्र सरकार का। 28 लाख करोड़ में आप ऐसे समझिए कि लगभग 5 लाख करोड़ का खर्चा जो है वो भारत की सेना के ऊपर होता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा खर्चा होता है। अगर देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है तो हम सेना बड़ी रख नहीं सकते। और सेना के साथ साथ जो हम इकोनॉमिक पावर की बात कर रहे हैं वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक पावर को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जिस इंसान की आमदनी अच्छी होती है वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाता है, खुद भी अच्छी शिक्षा ले सकता है, साथ में उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसके ज्यादा दिन तक जीवित रहने की चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि वो बीमार पड़ेगा तो अस्पताल जा पाएगा। तो यहां पर ये तीनों चीजें हम देखते हैं अलग अलग हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि आय का सीधा संबंध अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य से भी होता है, तो वहां पर भी पैसा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इकोनॉमिक पावर या एसडीआई में ऊपर जाने के लिए हमारे देश जो है वो अब बीच में आता है। पहले हम लोग पीछे आया करते थे, काफी नीचे आते थे, अभी भी बीच में आता है। जब हम लोग एसडीआई की बात करते हैं, ऐसा समझिए कि 0.7 से अभी हमारी थोड़ी सी एसडीआई कम है। एक रिलेटिव इंडेक्स होती है, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप ऐसा समझिए कि 0.7 के आसपास है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, 0.7 से थोड़ा कम है एज फार एज आई नो, रिकॉल कर सकता हूं जितना। और इकोनॉमिक पावर के टर्म्स में अगर आप बात करोगे ना, तो भारत एक बहुत बड़ा देश है। बड़ा देश किस मामले में है कि पूरी दुनिया की जितनी भी जनसंख्या है उसका हर छठा हिस्सा, यानी कि अगर पूरी दुनिया में कुछ 6 लोग हों तो उसमें से एक इंसान भारतीय है। समझ रहे हैं आप? और मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो मैं कभी कभी ऐसे जोक मारा करता था कि अगर मान लीजिए एक 35 बच्चों की क्लास हो, कितने बच्चों की? 35 बच्चे बैठे हुए हैं पूरी दुनिया के, पूरी दुनिया से आकर के 35 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनमें से एक बच्चा आपका यूपी से होगा। यूपी इतना बड़ा है, समझ रहे हो? मेरा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वो इतना बड़ा है कि अगर पूरी दुनिया के 35 हिस्से किए जाएं तो उसमें से एक यूपी हो जाएगा। अगर यूपी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए ना, तो मालूम है कितना बड़ा कंट्री होगा? सबसे बड़ा रह जाएगा चाइना, फिर इंडिया पॉपुलेशन के टर्म्स में, फिर अमेरिका, इंडोनेशिया, उसके बाद से यूपी आ जाएगा। पाकिस्तान से बड़ा है, बांग्लादेश से बड़ा है अकेले यूपी, तो इतना बड़ा यूपी है। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि भारत का एक प्रदेश इतना बड़ा है, तो भारत कितना बड़ा होगा? भारत इतना बड़ा है कि अगर 6 लोगों का आपने खड़ा किया तो उनमें से एक इंसान भारतीय है, यानी कि पूरी मानवता का 1/6 भारत है। तो भारत इतना बड़ा देश है, इस वजह से भारत में जो आजादी हुई, आजादी के बाद से धीरे धीरे प्रगति होती चलेगी। तो आज अगर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का आप साइज देखोगे तो वो 2 तरह से हम नापते हैं, एक नॉमिनल होता है, एक पीपीपी होता है। मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए नॉमिनल टर्म्स में भी हम 5वें नंबर पर आ चुके हैं। कहां पर आ चुके हैं? 5वें पे। नंबर 1 पर नॉमिनल में अभी अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन आता है, तीसरे पे आपका जापान आता है, चौथे पे जर्मनी आता है, 5वें पे इंडिया आता है। जापान और जर्मनी को हम लोग आने वाले कुछ समय में पीछे कर देंगे, लेकिन अमेरिका और चीन को पीछे करना काफी मेहनत पड़ेगी, काफी लंबा समय लगेगा, और वो तब कर पाएंगे जब हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। क्योंकि किसी भी देश में आज के समय सबसे ताकतवर अगर कोई रिसोर्स माना जाता है तो वो वहां का मानव रिसोर्स माना जाता है, मानव संसाधन, जिसको लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। और वो कैसे अच्छा हो सकता है? वो अच्छा तब हो सकता है जब उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा होगा। वो कैसे हो सकता है? जब आप शिक्षा अच्छी ग्रहण करेंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और शिक्षा अच्छी होगी तो आय भी अच्छी हो जाएगी, है ना? देखिए सारी चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। आय अच्छी होगी तो आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, शिक्षा अच्छी होगी तो आपकी आय बढ़ने के भी चांसेस है। और खासतौर से जो लोग अपेक्षाकृत थोड़ी सी गरीब पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, वो अपना जीवन कैसे सुधार सकते हैं? सबसे आसान तरीका पढ़ाई करके ही जीवन सुधार पाना है। बाकी कई लोगों को लगता है कि क्रिकेटर बन सकते हैं। यार पूरे देश में 11 क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, जो खेलते हैं, 16 मान लो आप टीम में। उसके बाद से रणजी, आप अपने प्रदेश के किसी रणजी खिलाड़ी का नाम जानते हो जो रणजी में खेलता हो? तो अगर थोड़ा भी नीचे आते तो उसका कोई नाम ही नहीं जानता, समझ रहे ना? जबकि रणजी में भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो बहुत अच्छा खेला करते थे। तो बात यह है कि बाकी सारी जगह पर हमें लगता है कि चीजें आसान है, लेकिन उतनी आसान नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कुछ आसान है तो पढ़ाई करके ही कर पाना आसान है।
और इसीलिए आपका ठीक से पढ़ाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं बता क्या रहा था कि आज के टाइम पर अगर हम इकोनॉमिक पावर देखते हैं ना, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है जब देशों की तुलना की जाती है, क्योंकि उसकी वजह से ही आप सारी चीजें कर सकते हो। अभी चीन और अमेरिका में ट्रेड वॉर चल रहा है, वो भी इकोनॉमी को लेकर के लड़ाई झगड़ा चल रहा है। पॉलिटिकल और आर्मी बेस्ड लड़ाइयां भी होती हैं, लेकिन आजकल जो मुख्य लड़ाई होती है वो इकोनॉमिक आधार पर होती है। और इस में चीन ने 1970 के बाद से बहुत ज्यादा प्रगति की है। क्या की है? बहुत तेजी से प्रगति की है। और वो प्रगति क्यों कर पाए हैं? उस प्रगति के पीछे बिजनेसेस का बहुत बड़ा रोल है। किसका बहुत बड़ा रोल है? बिजनेसेस का। तो अब आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने से संबंधित नहीं है, बिजनेस का बहुत अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है, बहुत ही अच्छा सकारात्मक परिणाम भी निकल करके आता है किसी देश के ऊपर। आज बहुत सारे ऐसे चाइनीज हैं जिनके पेरेंट्स या जिनके बाबा वो गरीबी में रहा करते थे, लेकिन आज वो गरीब नहीं है। हमारे देश में भी बहुत अच्छे से चीजें बदली हैं। पहले मुझे याद है जब मैं बचपन में था, अपने गांव जाता था तो बहुत सारे लोगों को नंगे पैर देखता था, उनके पास चप्पलें नहीं होती थी। आज ऐसा बहुत ही मुश्किल होता है कि ऐसा आपको दिखे। तो हमारे देश में भी अच्छा हुआ, लेकिन चीन ने वो काम काफी अच्छे से किया। और क्यों कर पाए? क्योंकि यहाँ पर बिजनेसेस का बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो ये है, अभी समझ में आएगा आपको। सोचेगा कैसे आप बात कर रहे हो। तो देखिए, ये जो मैंने क्या लिखा हुआ पहले तो आप ये समझ लीजिए, सीधे सीधे याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे देश में अंग्रेजों के आने से पहले, जब तक अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे ना, तो पूरी दुनिया का लगभग हम लोग 24.5% जीडीपी में योगदान दिया करते थे, सकल घरेलू उत्पाद में। मतलब समझ लीजिए पूरे दुनिया में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उसमें से 24.5%, मतलब 1/4 लगभग भारत बनाया करता था। और जब अंग्रेज हमें छोड़ करके गए ना, तो हम सिर्फ 4% चीजें बना पा रहे थे। यानी कि 100 चीजें पूरी दुनिया बना रही है, तो उसमें से हम सिर्फ 4 बना पा रहे हैं। और जब अंग्रेज आए थे उससे पहले अगर आप देखोगे 1700 में, सन 1700 के आसपास, तो समझ लीजिए कि उस समय पूरे दुनिया का 1/4 भारत बनाता था। तो इतना गंदी हमारी हालत बना करके चले गए थे अंग्रेज। और आज अंग्रेजों के जाने के बाद से पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं बहुत तेजी से बढ़ी है। पहले जितनी वस्तुओं का उत्पादन होता था, सेवाओं का होता था, बहुत ज्यादा होने लगा है। और उसके बाद भी हमारा जो शेयर है, जो हमारा हिस्सेदारी है, वो 7.5% तक पहुंच चुकी है और बढ़ेगी, बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि भारत अभी भी विकासशील देश है और बहुत ज्यादा विकास का स्कोप अभी बाकी है। तो ये हम लोग पीपीपी आधार पर बात करते हैं। मैं आपको बताऊंगा पीपीपी और नॉमिनल क्या होता है, अभी आप उसको टेंशन मत लीजिए। लेकिन आप ये समझिए कि हमारी प्रगति हुई है, हो रही है, और ये इस तरह की प्रगति में बहुत बड़ा रोल रहता है बिजनेसेस का। और अगर यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हम लोग 24.5% 1700 में कर पा रहे थे, इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो मध्यकालीन भारत है या एंशिएंट इंडिया बोलो आप, बहुत पुराने समय का भी देखो, तो वहां पर कुछ बिजनेसेस तो रहे होंगे। क्योंकि अभी तक हम लोगों के समझ में आ चुका है कि किसी भी देश को इकोनॉमिक पावर बनने में बिजनेसेस का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर पुराने समय की बात करें, और भारत इतना ज्यादा महान था क्योंकि उसको सोने की चिड़िया भी बोला जाता था। और चीन में अभी भी ये कहानी चलती है कुछ जगह पर, खास तौर से जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था ना, उस टाइम पर भी एक हिस्टोरियन है, एक इतिहासकार है, उन्होंने ये कहानी सुनाई थी कि चीन में ऐसा बोला जाता था कि जो लोग चीन में जन्म लिया है और अच्छा काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो उनका अगला जन्म भारत में होगा। तो भारत को इतने अच्छे नजरिए से देखा जाता था। और अभी तो चीन से हमारी जो घटना हो रही है सीमा पर, उस सारी चीजों को देख करके मेरा काफी मूड खराब होता है, क्योंकि वो इस तरह की गतिविधियां करते हैं। और जो चीनी लोगों से समस्या नहीं है, चीन की सरकार और जिस तरह की उनकी नीतियां उससे समस्या है। खैर वो अलग टॉपिक हो जाएगा। तो अभी आप ये समझिए कि भारत जब सोने की चिड़िया कहा जाता होगा, तो निश्चित रूप से वहां पर बिजनेसेस हुआ करते होंगे, है ना। वो कैसे चलते थे, क्या चलते थे, इसकी बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। और अभी साथ में जब मैंने बोला कि बिजनेसेस आपको किस हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आप ऐसे सोचो, बहुत सारे संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे कि आपका स्कूल है, निश्चित रूप से आपका स्कूल आपके ऊपर बहुत प्रभाव डालता है, खासतौर से जब तक आप विद्यार्थी हो। पूरे जीवन में देखोगे तो स्कूल का जो टाइम पीरियड है 15-20 साल का रहेगा, है ना, स्कूल और कॉलेजेस का मिला करके, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके बाद उतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अभी आपके लिए स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार भी एक तरह की संस्था है, राजनीतिक पार्टियां भी हो सकती है, वो भी आपके जीवन को प्रभावित कर रहे होते हैं। सरकार कोई निर्णय लेती है तो आपके जीवन में फर्क पड़ जाता है। सरकार की आर्थिक नीति कैसी है, सरकार की शिक्षा नीति कैसी है, सरकार की विदेश नीति कैसी है, ये सारी चीजें भी आपका जीवन में जो है प्रभाव डाल सकते हैं। धर्म है, बहुत सारे लोगों के लिए धर्म बहुत महत्वपूर्ण रहता है, धार्मिक संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, वो सारी चीजें आपके जीवन को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है ना। ऐसे ही अस्पताल है, अस्पताल की आपको जरूरत कब पड़ती है? जब आप बीमार होते हो। ऐसे तो आमतौर पर आपको अस्पताल की जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन आप ऐसे समझो कि बिजनेसेस की अगर आप बात करोगे ना, तो हमेशा ही हर तरफ आप बिजनेसेस से घिरे हुए हो, उनकी सेवाओं से और उनकी वस्तुओं से। कैसे? मैं मार्कर यूज कर रहा हूं, मैं नहीं बना सकता, किसी बिजनेस ने बनाया है, मैंने उससे खरीदा है।
लाइट्स लगी हुई है यहाँ पर, ये लाइट्स भी किसी कंपनी ने बनाई है, मुझे बनाना नहीं आता था। ये कैमरा भी किसी ने बनाया है, ये शर्ट किसी ने बनाई है, किसी बिजनेस ने, मैंने उसे खरीदी है। सारी चीजें, मैं सुबह उठता हूँ टूथपेस्ट मंजन किया तो वो भी हो गया अपना, या टूथपेस्ट किया, जो भी किया आपने, ब्रश लिया वो भी आपका किसी बिजनेस ने बना करके भेजा है। उसके बाद से अभी किस कॉपी पे लिख रहा है, ये भी किसी बिजनेस ने भेजा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से ये टैबलेट पड़ा हुआ है, ये भी किसी बिजनेस ने। आप समझ रहे हैं, मतलब अगर आप ठीक से देखोगे तो जितना इन्फ्लुएंस आपको बिजनेसेस ने किया हुआ है ना, उतना इनमें से किसी चीज ने, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इस तरह की संस्थाएं भी, लेकिन ये जीवन के किसी किसी समय पर इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, कभी कभी ज्यादा महत्व हो सकता है। यह फर्क पड़ रहा है बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बिजनेसेस को अगर आप कलेक्टिवली देखोगे ना, तो आपको इतना ज्यादा प्रभावित करते हैं, और इसी वजह से बिजनेसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आज के टाइम पर, खास तौर से जब इकोनॉमिक पावर्स का दौर चल रहा है, वहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पिछले समय की हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, हिस्ट्री है, इतिहास है, लेकिन आपको एक बात उसका आइडिया लगना बहुत महत्वपूर्ण है। जिनका विषय इतिहास है वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा उनके लिए। आपको ये समझ में आएगा कि इतिहास का भविष्य को निर्धारित करने में किस किस तरह का रोल रहता है। साथ में अगर हम लोग को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो वास्तव में कैसे व्यवस्था चलती थी उस समय पर, इन सारी चीजों का हम आइडिया ले लेंगे अपने अगले वीडियो में। और उसके बाद से ये जो पूरा विषय है, ये समझने का बिजनेसेस होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, उनका नेचर क्या होता है, ये सारी चीजों का है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे याद करने की नहीं, आपको नई नई चीजें समझ में आना स्टार्ट होगी। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और साथ में अगले वीडियो में उसी की बात करेंगे कि एंशिएंट इंडिया में, जो हमारे प्राचीन भारत, उसमें किस तरह से व्यवसाय हुआ करता था। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।